राइड पे जाने से पहले मेरा मेंटल हेल्थ एक्चुअल में बहुत खराब, क्योंकि मैं एक्चुअली में डरा हुआ भी था और इस टाइम पे जाना अपने आप में बहुत रिस्की था। और मैंने जब अपने मुस्लिम नॉन मुस्लिम दोस्तों को बताया तो उन्होंने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ किया, पागल हो गए हो कि ऐसे माहौल में तुम जा रहे हो और प्लान कर रहे हो, ऊपर से तुम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए जाओगे। जो मतलब पुलिस भी मुझे हर जगह रोका जाता था, मेरे सामान को चेक किया जाता था और डायरेक्टली मुझे बोला भी गया। मुझे याद है स्टेशन पे इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहा जाता है, इलाहाबाद स्टेशन पे था, जब मैं कबूतर को बचाने की कोशिश कर रहा था तो एक पुलिस मुझे आके कहता है कि ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा "अरे उसको मैं खाने पीने उसको, क्योंकि वो घोंसले से गिर गया, मैं उसको उठा के वापस रखने की कोशिश कर रहा, पर चले जाओ यहाँ से नहीं तुमको अभी टेररिस्ट के केस में फंसा दूंगा"। जैसा कि अब मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रहा हूँ जेएनयू के, तो हेल्थ एक मेरा रिसर्च इंटरेस्ट रहा है। लेकिन मैंने जब मुस्लिम्स पे काम करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि हेल्थ पे ज़्यादा बात नहीं होती मुसलमानों के। बहुत ज़्यादा अगर बात होती थी तो एक फ़ेज़ होता था जिसमें फैमिली प्लानिंग की बात होती थी, फर्टिलिटी की बात होती थी। मुझे याद है जयपुर में जब मैं एक सेशन ले रहा था, उसमें एक नॉन मुस्लिम, वो मतलब वो खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा हताश थी क्योंकि उनके दोस्त को घर नहीं दिया जा रहा है। उनको देश छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके दोस्त, तो उनको बुरा फ़ील हो रहा था। मतलब वो बताते-बताते बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ उनका। तो ऐसा नहीं खाली मुस्लिम परेशान है, तो जिसमें इंसानियत है, जिसमें लोग हैं और बहुत से नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, जो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि उनके दोस्तों के साथ ऐसे लिंचिंग की जाती है साइकोलॉजिकली और फिज़िकली। ये सब जानते लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उनको साइकोलॉजिकली बना दिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। नमस्कार, मैं हूँ निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा के डीप डाइव पर। और हम लोग आज बात करेंगे एक आर्टिकल अभी टेलीग्राफ में छपा है, द आइज हैव इट नाम से, और जिसमें इफ्तिकार अली और मदीहा फातिमा ने इसको लिखा है। और जिसमें मुस्लिम समाज समुदाय में जो एक तरह का मेंटल स्ट्रेस है इस समय के हिंदुस्तान में रहने का, उसके बारे में उन्होंने एक लेख लिखा है। तो इफ्तिकार अली जो हैं वो जेएनयू से पीएचडी हैं और धात फेलो रहे हैं, और वो मुस्लिम मेंटल हेल्थ पर काम करते हैं, और वो अपने बारे में और भी बताएंगे। तो और उन्होंने एक लंबा अभी एक पूरी मोटरसाइकिल से एक पूरा सफ़र किया भारत का, कि कई इलाकों का, और जहाँ पे उन्होंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उससे उसके आधार पर ये लेख लिखा हुआ है। अ, तो इफ्तिकार जी, आपका स्वागत है इस बातचीत में। तो पहले तो ये मुझे बताइए कि ये क्या, कि मतलब ये पूरा मामला क्या है, कि कहाँ बाइक से कहाँ-कहाँ चले गए आप, और फिर ये सोचा कैसे? और पहले तो उसके जो इसकी जो योजना जो आपने बनाई उसके बारे में बताइए। जी। सबसे पहले जी आपका शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और मौका देने के लिए अपनी बात रखने का। जैसा कि मैं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रहा हूँ जेएनयू के, तो हेल्थ एक मेरा रिसर्च इंटरेस्ट रहा है। लेकिन मैंने जब मुस्लिम्स पे काम करना शुरू किया, तो मैंने ये देखा कि हेल्थ पे ज़्यादा बात नहीं होती मुसलमानों के। बहुत ज़्यादा अगर बात होती थी तो एक फ़ेज़ होता था जिसमें फैमिली प्लानिंग की बात होती थी, फर्टिलिटी की बात होती थी। लेकिन हेल्थ कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा बात नहीं होती थी। उसके बाद स्ट्रक्चर कमिटी रिपोर्ट आई, तो उसके बाद लोगों ने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बात करने लगा। लेकिन मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई बात नहीं होती, जो कि ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड, लंबा और गहरा एक मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम रहा है और उसके पीछे पॉलिटिकल इकोसिस्टम रहा है, सोशियो इकोनॉमिक तो अलग चीज़ है। तो उसी सिलसिले में मैं इस पे काम करता रहा और फिर जैसा कि मैं मुस्लिम हूँ और मेरा मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली अफ़ेक्ट होता है, क्योंकि आप डेली ट्विटर देखते हो, सोशल मीडिया देखते हो। तो जैसे ही सुबह उठते हो तो आपका काम का पूरा दिन खराब हो जाता है इसकी वजह से, क्योंकि ये अफ़ेक्ट करता है, सबको करता है और मुस्लिमों तो ज़्यादा करता है। तो मुझे लगा कि मेंटल हेल्थ को लेके मुसलमानों में बात नहीं होती है और इसको बहुत अच्छे से देखा जाता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ अपने आप में एक स्टिग्मा है। तो इस राइड का भी पूरा का पूरा वही था कि कैसे इस स्टिग्मा को तोड़ा जाए। तो फिर उसके बाद मैंने दोस्तों से चर्चा की और कुछ मेरे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैंने बात की। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये अच्छा है लेकिन आप अकेले जा रहे हो। तो वही मेरा था कि अब मैं किसका वेट कर सकता हूँ। तो फिर मैंने प्लानिंग की कि मैं दिल्ली से केरला तक जाऊँगा और वापस का भी प्लान था पूरा का पूरा। और इस दौरान मैं यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, एनजीओज़, कम्युनिटी और लोकल लोगों से मिलूँगा और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इसका पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव था वो समझने की कोशिश का, मेंटल हेल्थ को लोग कैसे समझते हैं।
तो बस इसी इनिशिएटिव को मतलब इरादा करते हुए मैंने निकलना शुरू किया और इसमें ऐसा नहीं था कि मैं पर्टिकुलर कम्युनिटी करना चाहता हूँ या स्टेट को करना चाहता था। ये बस एक इनिशिएटिव था कि कंडक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में ग्राउंड पे चल क्या रहा है। पॉलिटिकल इकोसिस्टम अगर आप देखेंगे नॉर्थ से साउथ बहुत अलग है। तो अब ज़ाहिर-सी बात जो नॉर्थ में वो साउथ में नहीं होगा। तो मैंने बस उसी को ऑब्ज़र्व करते हुए, बात करते हुए चलना और इसमें 3-4 थीम मेजर निकल के आते हैं कि यूथ पे था और एक वुमेन पे, एक मुस्लिम्स पे, एक एजिंग पॉपुलेशन पे। 1 मिनट पर तो मैंने उसके पहले जो आप अपना जो ये पूरी बाइक राइड थी ना, इसका लेंथ ब्रेड्थ समझाइए, वो इसके बारे में हम दोबारा आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आपने ओके, दिल्ली से केरल का सफ़र किया, तो कितने दिन लगे? कैसे सोचा? कहाँ रुके? तो अभी सिर्फ़ लॉजिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये ठीक, अपने आप ओके, में बड़ा दिलचस्प मामला है कि हम एक बाइक राइड पे निकलें, कि वो एक रोमांच वाली बात भी होती है शायद उसमें। और परंतु उस प्लानिंग के बारे में मैं पूछ रहा था कि वो पहले बताइए कि आप लॉजिस्टिक्स कैसे आपने पूरा ये सोचा कि ये कहाँ-कहाँ जाएँगे, कहाँ नहीं हुँ, जाएँगे? आप सिर्फ़ हाईवे जी। पर रहेंगे या जो 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 साइड वाली सड़कें हैं वहाँ पे उतरेंगे? गाँव जाएँगे या सिर्फ़ शहरों में रहेंगे? ये सब कैसे ये पूरा कैसे बना है? इसका नक्शा कैसे बनाया है? ये मुझे बताइएगा। तो अच्छा जी, थैंक यू। तो एक्चुअली में क्या था जब पहले राइड पे जाने से पहले मेरा मेंटल हेल्थ एक्चुअल में बहुत खराब क्योंकि मैं एक्चुअली में डरा हुआ भी था और इस टाइम पे जाना अपने आप में बहुत रिस्की था। और मैंने जब अपने मुस्लिम, नॉन मुस्लिम दोस्तों को बताया तो उन्होंने एग्ज़ैक्टली यही वर्ड यूज़ किया, पागल हो गए हो कि ऐसे माहौल में तुम जा रहे हो और प्लान कर रहे हो, ऊपर से तुम राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र होते हुए जाओगे जो हाईली कौन-सी बाइक थी आपकी? मेरे पास एवेंजर 2020 थी। स्ट्रीट था, उसके पहले मैंने बहुत उसके कुछ लोगों से बात किया जो राइड करते हैं कि मैंने कहा कि मेरी ये पहली राइड है ज़िंदगी की। तो उन्होंने कहा पहले छोटे-मोटे कर लो, उतने लंबे कहाँ जाओगे? और मैं दिल्ली में उसके बाद जब मैंने प्लान किया तो मैं दिल्ली भी चलाता था, मुझे लगता था कि मैं अभी 10-15 किलोमीटर में मुझे दर्द होता है, मैं कैसे जाऊँगा 3000 4000 किलोमीटर? जी। और बहुत लोगों ने मुझे ट्रेनिंग भी दी कि आप ना एक्सरसाइज़ करना शुरू करिए, एक्टिविटीज़ करना शुरू करिए, रनिंग करना शुरू मैंने कहा ठीक है और मैं डरता भी था उसमें। तो उसके बाद बाइक को फिर मैंने दिखाया, मैंने बताया लोगों से मेरे पास ये कहा बाइक सही है आपकी, तो फिर मैकेनिक को दिखाऊँगा तो उसको सेट किया। फिर प्लानिंग किया कौन-कौन से स्टेट से गुज़रना है, तो फिर मैंने मैप आउट किया कि दिल्ली से केरला के लिए रूट कौन-सा सबसे अच्छा होता है। उसके साथ-साथ मुझे ये भी देखना था कि कौन-कौन से मेजर शहर होते हैं। क्योंकि मेजर शहर में क्या होता है यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, एनजीओज़ होते हैं, गाँव में बहुत कम होते हैं जी। और फैसिलिटीज़ भी कम होती है। तो मैंने कहा कि ऐसी जगह जाते हैं। लेकिन जब तक मैं अहमदाबाद पहुँचा तब तक मेरा ये काइ मतलब जो प्लानिंग था ये टूट चुका था क्योंकि अहमदाबाद शहर में क्या होता था 2-3 चीज़ होती थी। एक तो ट्रैफ़िक बहुत होती थी जिससे मेरा खुद का में गर्मी भी होती थी। तो ये अपने आप में एक टास्क हो गया था मेरे लिए और शहरों में ना लोग आपको ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते थे। क्योंकि शहरों में दिल्ली व आप जब कहते हो दिल्ली से तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप गाँव में पहुँचते हो तो आप बताते हो दिल्ली से आए हो, तो लोग आपको वैल्यू देते, आपकी बातों को वैल्यू देते थे और लोग देहधर भी होते थे। अब दूसरी चीज़ रेफ़रेंस बहुत ज़रूरी होता था, वो कोई रेफ़रेंस के थ्रू जाते थे तो इस ये बहुत बड़ा एक प्लानिंग का वो रहा हिस्सा और मेरा महाराष्ट्र तक का प्लान था। उसके बाद मैंने बस सोचा था कि जैसे-जैसे कॉन्टैक्ट मिलेगा, रेफ़रेंस मिलेगा, तो मैंने स्टार्ट जयपुर से किया और उसमें आप मुझे लगे फिर जयपुर दिल्ली में से पहले जयपुर गए, फिर उसके बाद? फिर जयपुर में जब गया मैं पीयूसीएल है उ उन उस ऑर्गनाइज़ेशन के मेंबर सबसे मिला, मीटिंग किया, उसके बाद उनके बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन सबसे बात किया कि मेंटल हेल्थ को लेके ये ऐसी बात होनी चाहिए, तो उन्होंने बहुत एप्रिशिएट किया। उसके बाद नेक्स्ट डे ब्यावर में फेस्टिवल था, आरटीआई फेस्टिवल, जी। जहाँ से ब्यावर से शुरू हुआ था। हुँ। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आइए और वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गनाइज़ेशंस आएँगे और वहाँ पे अपनी बात रखिए। तो फिर वहाँ गया, मुझे इनवाइट किया गया, वहाँ से फिर मैं अजमेर गया, वहाँ पे मैंने बहुत कंडक्ट किया। अजमेर से फिर उदयपुर गया, उदयपुर में बहुत अच्छे से लोगों ने सेशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं और ग्रुप डिस्कशन हुए। फिर ऐसे ही करते हुए फिर वहाँ से उदयपुर से अहमदाबाद, तो अहमदाबाद से फिर निकलते हुए मुंबई और मुंबई के बीच में जो पड़े थे भरूच पड़ा था, अंकलेश्वर पड़ा था, उन सब जगहों पे रुकते हुए गया था। ये पूरा जो सफ़र था मतलब केरला तक पहुँचने का 26 था, लेकिन ये मुझे पूरा सफ़र जो लगा मुझे क्योंकि मैं वापस बैंगलोर तक भी गया था। तो लगभग डेढ़ महीने लगे थे मुझे पूरा सफ़र करने में और मैंने 4200 किलोमीटर बाइक चलाई थी पूरी अकेले। तो लोग मिलते भी थे, लोग शॉक्ड भी होते थे, सरप्राइज़ भी होते थे कि अकेले कैसे इतनी दूर जी। मतलब को जैसे होता है ना
डरते भी हैं बहुत ज़्यादा और मैं खुद भी डरा हुआ था। लेकिन जी, मुझे लगा कि अब तो करना ही होगा क्योंकि कोई तो बात शुरू करेगा और मैं जानता था शायद पता नहीं इसको कितना ज़्यादा मिल पाए लोगों से एप्रिसिएशन या तो एक्नॉलेजमेंट। लेकिन मुझे लगा कि मैं करता हूँ फिर देखेंगे। कहते हैं ना रा चलते रहें, जी। लोग मिलते हैं और कारवां बनता रहा। तो बस वही चीज़ था मेरे सफ़र के साथ भी। हुँ। तो उसके बाद आप इसका जो फिर जो लुबो-लुबाब निकला जो आपने अपने लेख में लिखा भी है उसमें हालाँकि मुझे लगता है कि बहुत बहुत क्या बोलते हैं बारीकी के साथ लिखने की कोशिश की गई जिसमें साफ-साफ आप बता नहीं रहे हैं ऐसा मुझे लगा। इसलिए मुझे लगा कि बात करनी ज़रूरी है इसके बारे में। तो मुझे बताइए कि क्या बातचीत रही और लोग आपसे क्या कह रहे हैं? जैसे कि मैं ही सोचता हूँ मैं एक अ, मैं मतलब मैं बिलीवर तो नहीं हूँ, पर मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे पास एक आइडेंटिटी है और आपकी भी एक आइडेंटिटी है और जैसे ही अ, ऐसे बहुत सारे देशों में जहाँ पर जो जो जहाँ के बहुसंख्य लोग खतरे में चले जाते हैं, तो एक उनके साथ जो माइनॉरिटी है, उनके साथ वो हमेशा एक तरह से एक उसकी छाया में रहते हैं कि हिंदू क्योंकि भारत में खतरे में हैं, तो इसलिए उसकी अ, की करेंसी कहाँ से आती है, तो वो माइनॉरिटी से आती है, ख़ास तौर पर भारत में मुसलमानों के साथ आती है। मैं देख रहा था कि ये जो इसकी जो हेट क्राइम की रिपोर्ट्स हैं, वो सब हम लगातार देख रहे हुँ। होते हैं, जिसमें रोज़ कुछ ना कुछ होता है। मैंने देखा कि मदीहा ने जो ट्वीट किया उसके बाद उसमें कितनी सारी गालियाँ लोगों ने डाली हुई हैं ट्विटर पे। तो हम ये अब ये रोज़ की चीज़ है, एक नॉर्मलाइज़ कर लिया है पिछले 11-12 सालों में कि लोग जो है आपको एक अदरिंग बार-बार करते रहेंगे। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे पब्लिक प्लेसेस पर हो, चाहे आप ट्रेन में जा रहे हो तब हो। तो आपके साथ इस पूरी यात्रा में कहीं ऐसा कुछ हुआ, जहाँ पे आपको लगा कि आपको एक तरह से निशाना बनाया जा रहा है या किसी तरह से देखिए जैसे कि पीएचडी हूँ और मुझे मालूम था माहौल कैसा है। तो ये अपने आप में बहुत सेफ साइड मैंने खुद बहुत सेफ्टी चीज़ें रख के चली गई थी। जैसे बहुत जगह मैं गाँव में नहीं जाता था क्योंकि वो सेफ्टी इश्यूज़ होते थे। सेकंड चीज़ मैंने इस राइड को भी बहुत पर्टिकुलरली मुस्लिम ओरिएंटेड नहीं रखा था। जी, क्योंकि आप जानते हो अगर ये मुस्लिम ओरिएंटेड एक तो लेबल्ड हो जाता है तो इसको टैग किया जाता है और कहीं भी कुछ भी वायरल हो जाता है तो अपने आप में मतलब आपको मालूम है जिहाद के नाम पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें। तो इसलिए मैंने बहुत सारे प्रिकॉशंस लिए थे। इसको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शुरुआत में मैंने नहीं डाला था। इसको नॉर्मल एक राइट फॉर मेंटल हेल्थ के लिए कहा गया था। और क्योंकि अगर इसको मुस्लिम्स ओरिएंट और स्पेसिफिक कर देते ना तो शायद जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल होता। और मुझे याद है कि मैं जब जेएनयू में भी था तो मैंने एक आर्टिकल लिखने की कोशिश की थी नॉर्मलाइजिंग द लिंचिंग और लिंचिंग ये फिजिकल नहीं होता। आप जी, साइकोलॉजिकली भी लिंचिंग करते हो किसी को, जी। मेंटली हैरेस करते हो। तो सबसे पहले वो सब चीज़ कुछ दिमाग में होता है, उसके बाद फिर वो एक फिज़िकल फॉर्म में आता है। जी। एग्ज़ैक्टली। तो मुझे लगा कि हम लोग को आप जैसे ट्रोल करना ये अपने आप में एक लिंचिंग है। साइकोलॉजिकल लिंचिंग। तो मैंने ये देखा कि तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में थी क्योंकि मैं उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। इवन कितनी बार मैं खुद अपना तब पढ़ते-पढ़ते डिप्रेशन और तमाम सेल्फ डायग्नोज़ किया, चीज़ें की, उस पे वर्कआउट किया। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दौरान मैंने ये देखा ना कि हर मुसलमान इतना विल पावर नहीं होता कि वो अपने आप को डायग्नोज़ कर के अपने आप को ट्रीट कर पाए। वो नहीं कर पाता। वो हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है। हम लोग थोड़े पढ़े-लिखे लेकिन हम लोग को भी मुश्किल होती है। तो आप समझिए कि नॉर्मल पॉपुलेशन को क्या होता है, लेकिन जब नॉर्मल पॉपुलेशन अपने बाउंड्रीज़ में रहता है, तो फिर भी वो सही रहता है, लेकिन जैसे बाउंड्री से निकलता है, उसको सब कुछ बदल जाता है। उसका व्यवहार, उसका बोलना, उसका सलाम करना, तमाम चीज़ें। तो वो सब चीज़ें मेरे माइंड में थी कि मुझे कैसे और जो कि मैंने इसमें बहुत सारे मुस्लिम, नॉन मुस्लिम ऑर्गनाइज़ेशन, यूनिवर्सिटीज़ और लोगों से बात की। अब देख रहे हैं कि जैसे यूथ यूथ काफ़ी अभी एंगेजिंग है, जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी आपने देखा, तो उसमें यूथ है, तो यूथ काफ़ी सेंसिटिव होता है इन सब चीज़ों को लेके, कंपैरेटिवली टू अदर लोगों के। तो मुझे लगता है कि इसमें यूथ का काफ़ी वो रोल रहा, उन्होंने अच्छे से पार्टिसिपेशन किया, ऑर्गेनाइज़ किया, सेशन किया और ग्रुप डिस्कशन किया और उन्होंने ब ब शेयर किया। मुझे याद है जयपुर में जब मैं एक सेशन ले रहा था, उसमें एक नॉन मुस्लिम वो मतलब वो खुद भी मतलब बहुत ज़्यादा हताश थी क्योंकि उनके दोस्त को घर नहीं दिया जा रहा है। उनको देश छोड़ना पड़ रहा है क्योंकि उनके दोस्त तो उनको बुरा फ़ील हो रहा था मतलब वो बताते-बताते बहुत इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ उनका। तो ऐसा नहीं खाली मुस्लिम परेशान हैं, तो जिसमें इंसानियत है, जिसमें लोग हैं और बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग भी हैं, जो इस चीज़ को लेके परेशान होते हैं कि उनके दोस्तों के साथ ऐसे लिंचिंग की जाती है, साइकोलॉजिकली और फिज़िकली।
तो ये सबको परेशान कर रहा है, लेकिन हाँ, पर्टिकुलर लोग कुछ हैं जो जिनको नहीं कर रहा है, लेकिन मेजरली लोगों को पॉपुलेशन को परेशान कर रहा है, क्योंकि सबने वोट नहीं किया या सब रेडिकलाइज़ नहीं है। जी। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को मैंने काफ़ी ध्यान रखते हुए अपने रूट को भी डिसाइड किया, किस ऑर्गनाइज़ेशन में जाना है, कैसे लोगों से मिलना है, उसको काफ़ी मैंने उसको प्रिकॉशनरी रख के चला था। क्योंकि मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा डर था कि बाइक से इतनी दूर तमाम चीज़ें। तो उसमें फिर जो आपने कुछ तो लेख में भी का जिक्र किया है, पर तो उसमें क्या निकला, ऐसे क्या इशारे निकले जिससे जिससे पता चलता है कि ये उनकी मेंटल हेल्थ इश्यूज है? जैसे कि एक तो पहचान को लेकर ही बात है कि जैसे उसमें एक लिखा हुआ है कि एक जाम है जो जिनका क्यूआर कोड में जो नाम है उसको लेकर वो सोचते हैं कि हमारा नाम होगा। जैसे कि हम ये ज़ोमैटो वगैरह में भी देख देख चुके हैं, जहाँ पे लोग इस बात को देखते हैं कि उनका जो जो डिलीवरी बॉय कौन है, और उसके साथ एक तरह का भेदभाव किया जा रहा है या कुछ अदरिंग की जाती है। तो इस तरह की क्या-क्या चीज़ें उसमें से निकल कर आएँगी? देखिए, जैसे मैं बहुत सिंपल एक एग्ज़ाम्पल एक केस स्टडी आनंद गुजरात का देता हूँ। आपको जैसे इसके पहले आपने देखा था कि बहुत सारी जगहों पे जैसे ही लोग क्यूआर कोड देखते थे, मुस्लिम नाम देखते तो उसको परेशान, ट्रोल और लिंच तमाम चीज़ें होती थी, दुकान खाली कराया जा रहा था। तो ये ज़हन में मेरे भी था और दुकानदार तो मैं एक जगह बार्बर के शॉप पे गया, जब मैं आनंद होटल में रुका था तो मैंने बार्बर के शॉप पे गया। तो मैंने देखा जब उनसे मेंटल हेल्थ की बात करने लगा ना, वो परेशान थे, वो भी अपनी बातें बता रहे थे। लेकिन मैंने मतलब ऑब्ज़र्व किया एज़ अ रिसर्चर कि वो अवॉइड कर रहे थे, अपने आइडेंटिटी को ज़ाहिर करने में और मैं भी अवॉइड कर रहा था एक्चुअली में। तो हम दोनों कम से कम आधे घंटे बात की, लेकिन दोनों अवॉइड कर रहे थे, अपने आइडेंटिटी को ज़ाहिर करने में। और वो भी स्टेट को के लिए अगेंस्ट डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे और मैं भी नहीं बोल रहा था क्योंकि मैंने बताया ना प्रिकॉशनरी। लेकिन जब मैंने क्यूआर कोड से जब उनका स्कैन किया, जब उनका नाम देखा, तो फिर मैंने उनसे सेपरेटली बात किया। तो उन्होंने बताया कि परेशानियाँ मतलब ऐसा नहीं कि खाली बस इकोनॉमिकली है, फैमिली बॉन्ड परेशान करता। इसमें जैसे स्टेट का भी बहुत बड़ा रोल होता है, जो एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया है। ऐसा नहीं कि आप कमाते नहीं, अब बहुत सारे लोग दुकानों पे नहीं आते। जब एक बार क्यूआर कोड लोग देख लेते हैं कि इनका है, तो लोग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। तो उसमें पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जाते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी मुझे समझ में आई कि और ये ऐसा नहीं कि खाली बस जैसे उत्तराखंड में काफ़ी कुछ दिन पहले उसके मेरे राइट के पहले बहुत सारे केसेस आए थे। तो वो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व किया। तो क्यूआर कोड भी एक काइंड ऑफ क्योंकि आप ज़ाहिर-सी बात बैंक बैंक स्टेटमेंट होता है, बैंक से कनेक्ट होता है, तो क्यूआर कोड में आपका नाम आएगा। लेकिन जैसे ही क्यूआर कोड पे नाम आता है, तो फिर आदमी आपको सस्पिशियस या थ्रेट है, तमाम चीज़ें वो निकल के आना शुरू होती हैं। जी। और और सबसे जी, और इसके सबसे अलावा? मेजर चीज़ हाँ, सबसे मेजर मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा मतलब कि आइडेंटिटी के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है ना, कि देखिए, ये सब जानते हैं लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली मुस्लिम्स को सेकंड क्लास सिटीज़न नहीं बनाया जा सकता। लेकिन उनको साइकोलॉजिकली बना दिया गया है और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसीलिए वो अपने वो मुसलमानों में वो कॉन्फिडेंस है नहीं अभी। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने भी फुल सिटीज़नशिप और हाफ सिटीज़नशिप की बात की है। तो उसमें भी देखेंगे तो यही प्रॉब्लम होता है। कैसे हम लोग अपने आप को वो करते हैं कि कॉन्फिडेंस है कि नहीं हम लोग अपने हक को माँगने में। देखिए, आप देखिए, अभी कोई भी हक होता है तो हम लोग नहीं माँग पाते, प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। ट्रैवल करने में देखो वो कॉन्फिडेंस आता नहीं और ये कॉन्फिडेंस की वजह से जो मोटिवेशन है किसी चीज़ को करने का, आगे बढ़ने का, सपने देखने का वो कम होता चला जाता है। हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसमें हिंदुओं का भला तो कहीं नहीं है। उसमें इस बात का ये सुनिश्चित करना है कि मुस्लिम कैसे जो है उसके हम अधिकार जो हैं वो, चाहे वो खाने का अधिकार हो या शादी करने का अधिकार हो या ज़मीन खरीदने का अधिकार हो या अ, सड़क पर जुड़ने का या इकट्ठा होने का अधिकार हो, प्रोटेस्ट का अधिकार हो, वो सारे अधिकार हम जो है वो कम करके ये हम इस तरह से हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है वो ये है कुल मिला के। तो हिंदू राष्ट्र का दरअसल श्रेय जो देना चाहिए वो भारत के अल्पसंख्यकों को देना चाहिए, जो 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 मुझे लगता है जो संघ की परिकल्पना है या उसके हिसाब से है। अ, और ये जाहिर तौर पर ये जो पूरी एक सुगबुगाहट जो हो रही है, जहाँ पे लोग अपना नाम बताने से बच रहे हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रेन में अब जो है खुदा हाफिज़ या सलाम अलैकुम कहने से लोग डरते हैं। ये इसके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस छोटे-छोटे, छोटे-छोटे हो रहे हैं। जैसे कि बच्चे जो स्कूल जाते हैं,
और वहाँ पर क्या हो रहा है उनके साथ, जहाँ पे, क्योंकि मेंटल हेल्थ शायद की बात तो वहां से शुरू होती है जहाँ पे हम घर से बाहर निकलते हैं और उन जगहों पे जाते हैं जहाँ पे पहले से ही, चाहे वो अदृश्य हो या बहुत ही प्रकट सामने हाँ। सामने से दिखलाई पड़ती हो, जहाँ पे वो लकीरें खींच रखी हैं, जहाँ पे एक तरह का एक अलग सा बंटवारा सा चल रहा हो, जहाँ पे, तो उनके बारे में कुछ आपको अंदाजा लगा इस पूरे सफर में? जी, अभी मेरा मतलब एक आर्टिकल एक्सेप्टेड है एक जगह, और वो इसलिए चाइल्ड की मेंटल हेल्थ पे, ये पर्टिकुलरली मुस्लिम्स का स्कूल में कैसे मेंटल हेल्थ होता है। जैसे नाज़िया इरम ने एक अच्छी खासी रिपोर्ट लिखी है बुक ज के फॉर्म में, कि कैसे सोचिए दिल्ली इंडिया के 14 बड़े शहरों में डीपीएस जैसे स्कूल में मुसलमानों को कैसे ट्रीट किया जाता है। और इवन मेरा खुद का जो नेफ्यू और नीस है, वो टिफ़िन ले जाने में बहुत सारी चीज़ों को कतराते हैं, और उनका खुद का जो एक कॉन्फिडेंस होता है, बात करने का, वो दिखता नहीं। और कि ज़ाहिर-सी बात है, मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो मैं उनसे इसीलिए जानबूझ के डिफरेंट तरीके से पूछने की कोशिश करता हूँ कि तुमने कभी किसी तरीके का ऐसा किया? तो वो होता है। और उनके दोस्त लोग कहते हैं मेरे नीस को, नेफ्यू को, कि तुम ये सब क्या खाते हो? क्यों खाते हो? जैसे नॉर्मल नैरेटिव्स बना हुआ है। तो वो चीज़ मैंने देखा कि स्कूल लेवल पे भी, और माँओं को, जैसे मैंने जो अभी 3rd आर्टिकल आएगा उसमें माँओं से मैंने बात किया, तो उन माँओं का कहना यही है कि उनके लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले देखिए क्या होता है, जब वो ट्रैवल के लिए, नौकरी के लिए, स्कूल के लिए भेजते हैं ना, अब वो ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं कि मेरा बच्चा वापस आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा चीज़, अगर पढ़ लिया तो उसको नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो ये है तो इन जनरल सबके लिए प्रॉब्लम, लेकिन मुसलमान की जो माएँ हैं या औरतें हैं, उनमें, या बहनें हैं, उनमें ये फ़िक्र ज़्यादा मुझे दिखी। साउथ में भी, क्योंकि साउथ में ज़्यादा सेंसिटिव हैं इन सब चीज़ों को लेके। जी। तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको फ़िक्र है अपने हस्बैंड को भी लेके, बच्चों को भी लेके, और बेटियों को लेके। क्योंकि उनको स्कूलों में हरेस किया जा रहा है, अगर जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे हरेस किया जा रहा है, रास्ते में हरेस किया जा रहा है। तो अब उनको ना वो जो फ़िक्र है, जो मेंटल हैरेसमेंट है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ, और समझ लीजिए एक पब्लिक स्पेस से जो मेंटल हैरेसमेंट है, वो प्राइवेट स्पेस, मतलब घर के रूम में तक पहुँच चुका है। सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुँच चुका है, जो इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। तो ये साइकोलॉजिकली जो डिस्टर्बेंस है, टर्बुलेंस है, मुस्लिम वुमेन में और मुस्लिम्स में, और जो लिबरल सेकुलर हैं, उनमें काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और मुझे लगता है ये अभी रुकने का नाम नहीं लेगा, ये और बढ़ेगा। और मैं एक चीज़ कहता भी हूँ अपने दोस्तों को, कि 20% मुसलमानों को बर्बाद करने के चक्कर में कब 80% हिंदू बर्बाद हो गए, उनको पता तक नहीं चला। दिख रहा है क्योंकि अभी। जॉब उनको, हाँ, हाँ, बिल्कुल दिख रहा उनको है। भी जॉब नहीं, जी, जी। उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। फिर आपने एक और इसमें फ़र्क वो रेखांकित किया है कि उत्तर और दक्षिण भारत में एक तरह का फ़र्क है, जहाँ पे इस पूरे इस समीकरण को, जो कि इसको हम अगर हम कहें कि हिंदू मुसलमान का जो समीकरण है इस देश में, वो बदलता चला जाता है जब आप दक्षिण तरफ जाते हैं। वो क्या है? तो देखिए, जैसे ये तो बहुत, जैसे अगर रिपोर्ट के हिसाब से भी देखेंगे, चाहे बहुत सारे रिपोर्ट आ रखे हैं गार्जियंस में और जगहों पे भी, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि कैसे जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, उसमें कम्युनलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा, हेट स्पीचेस और अटैक बहुत तेजी से बढ़े हैं। जब इसको कंपेयर, ऐसा नहीं कि साउथ में है नहीं, जी, साउथ में भी है, लेकिन कंपैरेटिवली कम है। ठीक है, जैसा कि जब मैं गोवा में था, तो मैं एक सेशन ले रहा था, तो उसमें एक माँ ने, लेडी ने यही कहा कि जैसे तुम मुसलमान हो, इतनी दूर से आए हो, तुम्हारे घर वालों को फ़िक्र नहीं है, और लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, यहाँ पे एटलीस्ट तुमको वो चीज़, यहाँ मतलब उन्होंने बहुत पर्सीव तरीके से बताया कि कैसे डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। तो उन्होंने बताया कि एटलीस्ट यहाँ पे वो तुम्हारी आइडेंटिटी को लेके, चीज़ों को लेके वो अटैक नहीं होगा, जो कंपैरेटिवली नॉर्थ में ज़्यादा होगा। उसके बाद उन्होंने इसको भी एक्सेप्ट किया कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं है। लेकिन हाँ, वहाँ से कम होगा, तुम्हें जो जितना प्रिकॉशन वहाँ पे लेते थे, तो वो चीज़ ऑब्ज़र्व करने में भी आया, मतलब ट्रैवल के दौरान भी मैंने ऑब्ज़र्व किया, लोगों से बातचीत में भी ऑब्ज़र्व किया, जो एक एक हाइड करने का, या अपने आप को चोरी-छिपे आगे बढ़ने का जो एक तरीका था, वो कहीं न कहीं थोड़ा-सा ओपन हुआ, जब मैं जैसे-जैसे साउथ मूव करता चला गया। और जो एक तरीके से परेशानी थी, माइंड में थी, क्योंकि लोगों से बात करते समझ में आता था, और वो रिफ्लेक्ट होता था मुझ में भी। क्योंकि हम लोग सेम आइडेंटिटी और सेम सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो उस वो चीज़ मैं उसको बिल्कुल समझ पाता था, मैं पढ़ता था रिपोर्ट्स और तमाम चीज़ें। तो मैं देखता था वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे,
और अगर आप साउथ में देखेंगे, साउथ में लोग अगर मुसलमानों में भी देखें तो पढ़े लिखे, इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी कंपैरेटिवली नॉर्थ के अच्छा है। जी। तो उसका भी मुझे कहीं न कहीं एक मतलब ऑब्ज़र्वेशन रहा कि वो उसका भी फ़र्क दिखता था कि कैसे, क्योंकि उनको लगता था वो पढ़े लिखे हैं, वो अपने आप को मान सकते हैं, लेकिन नॉर्थ में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जो मुझे साउथ में दिखा, लोगों में भी बात करते वक़्त। हाँ, मतलब मैं सोच रहा था जब ये बात मैं पढ़ रहा था तो कि एक जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूँ और वहाँ पे मेरठ या मुज़फ्फरनगर में अगर हम सोचें कि लोग एक अ, एक स्कूली बच्ची अगर जा रही हो या आ रही हो स्कूल से घर, तो वो कैसा किस उससे गुज़रती होगी, कब तुलना करें अगर उसकी कि केरल में या तमिलनाडु में, अ, महाराष्ट्र में भी। तो यस। तो उनके तो वो जो उसको बोलते हैं कि हवा में जो अ, उनको लेकर एक तरह से जो तनाव होगा या एक तरह हुँ। का दबाव या लिहाज, ये सारी चीजें जो होंगी, ख्याल जो होंगे, वो किस तरह के होंगे और कैसे फर्क होंगे। और एक तो पहले तो शायद बधाई भी दोनों देना चाहिए आपको कि आपने ऐसा सोचा, क्योंकि ये सबसे आखिरी में आ जाता है, क्योंकि हम सब लोग जो है रोज की अ, हम सिर्फ फौजदारियों को नोट कर रहे होते हैं। हम ज़्यादातर जो है वो तो पुलिस रिपोर्ट्स, एफआईआर, अदालतों के बीच में दौड़ते-भागते दिखलाई पड़ते हैं और उसकी ये जो कीमत होती है, जो कि एक महीन चीज़ है, उसके बारे में सोचा और ये काम किया। तो अगर थोड़ा-सा और खुल के थोड़ा-सा इस बारे में बात करें कि ये जो मतलब मुझे बहुत फ़िक्र है, क्योंकि हम देख रहे हैं आधा हिंदुस्तान 30 साल के नीचे का है हुँ। और उस हिंदुस्तान में जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको हम किस तरह का हिंदुस्तान उनको 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 दे रहे हैं और उसमें अ, जैसे कि साथ में खेलना भी शायद बदल गया है, नाइस। कि हम साथ में अब खेलते नहीं हैं हमारे बच्चे। मैं 2003 में अहमदाबाद में था, एक अखबार में काम करता था और हुँ। वहाँ एक रथ यात्रा होती है जो सबसे सेंसिटिव माइल कहा जाता है कि वो सबसे संवेदनशील है। तो उस जब रथ यात्रा निकलती है तो एक तरफ हिंदू हो जाते हैं, एक तरफ मुस्लिम होते हैं उस इलाके के। तुम मेरी एक साहब एक साथ की रिपोर्टर थी जो कि उस तरफ थी, जो हाँ हिंदू थे और मैं इस तरफ खड़ा था और एक मुस्लिम अपने कंधे पे उसने एक बच्चे को बैठा रखा था और वो हुँ। कह रहा था कि वो जो देख रहे हैं ना सामने उनके साथ हम लोग साथ में क्रिकेट खेलते थे और हमारे बच्चे नहीं खेलेंगे बस। तो ये जो हुँ। सटल तरह का जो बदलाव है, जिसपे आशुतोष वार्ष्णेय की किताब भी है कि जी। किन जगहों पे समीकरण अच्छे होते कम्युनल। हैं, जहाँ पे लोग साथ में बिज़नेस करते हैं, साथ में खेलते हैं, साथ में मिलना-जुलना जहाँ पे बना रहता है, जहाँ पे एक ह्यूमन फेस होता है कि तो वो दरअसल ये जो मुझे ऐसा लगता है, आप शायद आप ज़्यादा मतलब माहिर हैं इसके, तो कि वो चेहरा जो है अब हम हटाते जा रहे हैं उस जगह से, जहाँ पे हम मिल-जुल के उनको इंसानी रिश्तों के में बदल सकते थे। अ, मैं यहाँ से जहाँ से आता हूँ, वहाँ भी मुझे अपने बचपन की याद है कि एक बार मैंने एक हमारे गाँव के जो जो हमारे लिए बॉल या बैट डालते थे, तो मुझे लगा कि ये उनका नाम ले लिया। तो मेरी नानी ने मुझे डाँट के कहा कि जाके माफ़ी माँग के आओ उनसे, उनकी उनकी वर्कशॉप में, वो एक कारपेंटर थे, कि वो तुम्हारे मामा हैं तो उनका नाम नहीं ले सकते। तो वो उसकी कल्पना उस गाँव में अब शायद नहीं की जा सकती इस बात। और जी, ये जी। एक 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 ऐसा हिंदुस्तान है जो शायद हम सब लोग खो रहे हैं बहुत तेज़ी के साथ। नहीं, मुझे ये भी लगता है कि अगर आप देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं पर्सनली बताऊँ, और मैं जितने मेरे दोस्त हैं मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, अगर मैं उनके सर्कल को देखता हूँ, बहुत तेज़ी से वो समीकरण चेंज हुआ। जी, मतलब उसको चेंज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जितना बनाने में लगा था। और ये हम लोग हमेशा बात करते चाहे, लेकिन आप देखेंगे ना, जो एक काइंड ऑफ एंटी मुस्लिम हेट्रेड था, जो नैरेटिव था, बहुत पहले से था। ऐसा नहीं है कि वो 2014 से शुरू हुआ। क्योंकि मैं जब अपने स्कूल के, अभी रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल लिखा इस्लामोफोबिया मॉनिटर पे, जी, कि कैसे मैं जब 2008 में भी जब एक स्टेशन पे था, मेरी विज़िबिलिटी की वजह से, क्योंकि मेरा एक देखिए, विज़िबल मुस्लिम्स और नॉन विज़िबल मुस्लिम के लिए बहुत फ़र्क है इंडिया में भी। आप जब विज़िबल होते, जैसे आपने पालघर वाला एनकाउंटर देखा, उसके बाद आपने ट्रेन में जितने होते सब विज़िबल मुस्लिम होते हैं।
तो मेरे लिए एडवांटेज था अभी राइड पे कि मैं विज़िबल नहीं हूँ, मैं नाम बताने पे तो ये काइंड ऑफ एडवांटेज भी था। लेकिन इसके पहले जब मैं विज़िबल मुस्लिम था, तो मैंने देखा कि मुझे कैसे मतलब पुलिस भी मुझे हर जगह रोका जाता था, मेरे सामान को चेक किया जाता था और डायरेक्टली मुझे बोला भी गया। मुझे याद है स्टेशन पे इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहा जाता है, इलाहाबाद स्टेशन पे था। जब मैं कबूतर को बचाने की कोशिश कर रहा था, तो एक पुलिस मुझे आके कहता है कि ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा, अरे उसको मैं खाने-पीने उसको क्योंकि वो घोंसले से गिर गया, मैं उसको उठा के वापस रखने की कोशिश कर रहा। कहा चले जाओ यहाँ से नहीं तुमको अभी टेररिस्ट के केस में फँसा दूँगा। आप सोचिए 2008 की बात है, जैसे उसने मेरा नाम सुना उसके तुरंत के तुरंत इसका वो और मैंने इसको मेंशन भी किया। तो वो चीज़ कह रहा हूँ ये सब चीज़ें हमेशा से थी, लेकिन हाँ, ये पब्लिकली नहीं थी जो इतना स्ट्रांगली अभी लोग कह पाते हैं। जैसे पहले लोग सवाल पूछते थे तुम्हारे यहाँ 4 शादियाँ होती हैं क्या? पहले ये सवाल था, अब पूछते तुम्हारे क्या 4 शादियाँ होती हैं? मतलब अब ये क्लियरली फैक्ट बताया जाता है इंस्टेड ऑफ सवाल के। स्टेटमेंट की तो तरह है ये अब ये बोले। हाँ, स्टेटमेंट देते हैं, पहले ऐसा नहीं था। और पहले चीज़ें थी एक हेजिटेशन था, अभी वो हेजिटेशन बिल्कुल नहीं रहा। चाहे वो दोस्तों में हो गया, लोगों में और कहीं न कहीं नैरेटिव्स की वज़ह से लोग जब बात करते-करते ना, तो अभी वो फ़ील भी होता है। क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो। बचपन में आपको लोग कहते थे तो आपको फ़ील नहीं होता था। हाँ, आप मतलब हर बड़े हो गए अगर मज़ाक में भी कहा तो तीसरी बार वो मज़ाक नहीं लगता, तीसरी बार उसमें क्रूरता उस जो उसकी जो एग्ज़ैक्ट क्रूरता है वो साफ झलकने लगती है। हाँ, तो वो दिखता है कि ये नैरेटिव्स का कहीं न कहीं शिकार हो रखे हैं और ये उनको उनके लिए भी नुकसान है, ऐसा नहीं कि हमारे लिए। जैसे मैं जब जेएनयू में था, आप सोचिए दो मतलब 22-23 साल के जो मेरे क्लासमेट थे, उन्होंने कहा, आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मुस्लिम मैम जानती नहीं थी कि मुस्लिम इतने अच्छे भी होते हैं, क्योंकि कभी मिले ही नहीं। जी, और जब उन्होंने मेरे साथ स्टेटस लगाया फ़ोटो, तो उनके भाई उनको कह रहे हैं कि पहले इसको डिलीट करो, मतलब क्योंकि ये मुसलमान है। तो जस्ट इमेजिन कि 2000 मुझे लगता है कि 2017 की बात है। तो आप सोचिए 22-24 साल के बच्चे जो हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी में एडमिशन ले उनका इंटरेक्शन हुआ ही नहीं और कैसे नहीं हुआ क्योंकि सेग्रीगेशन हो रखा है। बिल्कुल। वो इनके में और ये बढ़ गया और जिसकी वज़ह से जब इंटरेक्शन नहीं होगा, तो आप किसी के कल्चर को नहीं जानेंगे, तो उनमें जो हेट्रेड है उसको फैलाना बहुत आसान हो जाता है। बिल बिल्कुल। तो ये बड़ा रीज़न रहा है कि और ये गवर्नमेंट मतलब जो ये इकोसिस्टम है, वो यही क्रिएट कर रहा है कि आपका इंटरेक्शन रहेगा नहीं, तो हुँ, ताकि नैरेटिव्स को आप तुरंत बिलीव कर लेंगे। जैसे जब कोई नहीं जानता तो आपको बहुत आसान हो जाता है उसके खिलाफ कुछ भी बोलने का। बिल्कुल। तो मुसलमानों के साथ भी यही रहा, सेग्रीगेट कर दिया गया जिसकी वज़ह से अब इंटरेक्शन होता है। जैसे आप सोचिए जब क्योंकि आप भी ऐसे इलाके से जो मिक्स रहा है, तो आप जानते हैं, मैं भी जहाँ से आया हूँ वो मिक्स रहा है, तो मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो आपके बच्चे हैं, उनका स्कूल अलग हो रहा है। उनकी लोकेलिटी अलग हो रही है, उनका चाइल्डहुड अलग हो रहा है, तो आप सोचिए उनके लिए कितना आसान होगा उनके लिए हेट्रेड या किसी के लिए नैरेटिव क्रिएट करना, मैन्युफैक्चर करना। और ये बात ज़्यादा शहरी प पहले शहरी ज़्यादा थी, अब वो गाँव तक भी आ गई है। पहले जैसे मतलब मैं जिस कौम से आता हूँ, उस कौम में कई सारे मुस्लिम गाँव हैं उसी कौम के। मतलब जी, मैं त्यागी हूँ, हिंदू त्यागी हैं और साथ में मुस्लिम त्यागी भी हैं या और भी कई ऐसे यहाँ यहाँ के जो पीज़ेंट क्लास से जो लोग आते हैं, उसमें 2 तरह के लोग मिल जाएँगे आपको उसी कास्ट के दरअसल। जी भी। तो पर अब वो शहरों में वो पीज़ेंट क्लास में ये डिविजन्स उतने अधिक नहीं थे क्योंकि वो जानते थे कि हम एक उससे आते हैं, एक खून के लोग हैं शायद इसलिए। हुँ, वो चीज़ वो भी बदल रही है। पहले शहर में दंगे ज़्यादातर या जो कम्युनल जो टेंशन्स होते थे, वो शहरों में ज़्यादा होते थे, अब वो गाँव तक नहीं आते थे। अब वो गाँव तक भी आते हुए दिखलाई पड़ते हैं। तो वो भी एक तरह की चिंता की बात है। पर मैं एक और चीज़ जो आपसे पूछना चाह रहा था इफ्तिख़ार इस पूरे मामले में कि ये पर मैं देखता हूँ कि और जिससे मुझे थोड़ा-सा बहुत उम्मीद भी मिलती है और थोड़ा-सा लगता है कि बहुत सारा समाज है जिसको लेकर अब नेविगेट करने लगा है। एक एक होता है कि हम एक जगह पे हम नेगोशिएट करते हैं या नॉन नेगोशिएबल हो जाता है, नेगोशिएबल रहता है। तो वहाँ पे हम एक टेबल पे बैठ के शायद तय करते हैं कि ये नेगोशिएबल है या नहीं। और सोसाइटी चलती है कि अपनी नेविगेबिलिटी से कि नेविगेट कैसे कर रहे हैं वो उसे। तो कई जैसे जी, लोगों ने अब्दा साहब ने बताया कि उसने क्यूआर कोड पे या अपना नाम से हल्का-सा नहीं बता रहा है या पूरा वाक्य नहीं कह रहा है या सैल्यूटेशंस बदल रहा है वो, उसके हुँ, बारे में चुप है। और उसके साथ-साथ वो समझ रहा है इस बात को कि ये इवेंचुअली उसमें कहीं एक रास्ता हुँ, निकालें, इसमें आखिरी में ये बात वो कहते हैं कि एक पिता से बातचीत है इसमें, कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं।
और ये डर तो है, पर डर ये सच है, पर साथ ही हमारा भविष्य भी सच है। तो ये जो बात पे जो नेविगेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए न जैसे ये बात बिल्कुल आपने बहुत अच्छा पॉइंट मुझे लगा, क्योंकि जो नेविगेशन अभी रिसेंटली मैं एक जामिया के प्रोफ़ेसर से बात करा, तो उन्होंने कहा अब हम लोगों को मतलब एक जामिया के प्रोफ़ेसर होने के बाद भी वो अपने आप को नेविगेट कर रहे हैं कि उनको बुक प्रपोज़ल लिखना है कि नहीं लिखना है, प्रोजेक्ट अप्लाई करना है कि नहीं करना। उन्होंने कहा मैं खुद अभी अपने आप को नेविगेट कर रहा हूँ कि मुझे कैसे चीज़ें अभी, क्योंकि उनको भी सबको अपना हो प्रोफ़ेशनली ग्रोथ चाहिए होता है। जी। तो आप नेविगेशन ऐसे भी देखिए, जब एक माँ अपने बच्चे से कहती है कि तुम अब जो विज़िबिलिटी है उसको कम कर दो। जो सलाम-वलाम है रास्ते में नहीं करो। तो आप देखिए ये कैसे पूरा एक यूथ, एक फैमिली स्ट्रक्चर देखिए, कैसे किसी चीज़ को नेविगेट करने की कोशिश कर रहा है और डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से हो रहा है। जैसे आपने कहा कि क्यूआर कोड, ये भी एक नेविगेशन है। मैं जब जी रास्ते में गया, मैं अपना नाम कितना बताना है, क्या बताना है, प्रोजेक्ट का एम क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव क्या बताना है, वो नेविगेट करना था, सबको अलग-अलग बताना है। किस रूट को जाना है, किस रूट को नहीं जाना है। तो उसी तरह जब एक मदरसा या विज़िबल मुस्लिम होता है, उसके लिए नेविगेशन और ज़्यादा ही वो इंटेंसिव हो जाता है। कि वो अपने आप के दुबक के एक ट्रेन में बैठा रहे, कोई भी कुछ भी बोले, कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई थप्पड़ देखिए, आप देखिए ये आलम भी हो गया है कि अभी लोग थप्पड़ मारते तो वो अपने आप को इंस्टेड ऑफ रिएक्ट करने का, वो उसको एक्सेप्ट करके कुछ चलाता है, ठीक है, और बताता भी नहीं। सबसे देखिए मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम सबसे बड़ी यहाँ पे आती है, जब आपको हैरेस किया जाता है फिज़िकली, मेंटली और आप शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि आप ये जानते हो कि अगर आप अपने माँ, भाई-बहन किसी से भी करोगे तो ये अफ़ेक्ट उनको भी करेगा, तो वो उनमें डर पैदा होगा और ये डर कहीं न कहीं आपके प्रोफ़ेशनल ग्रोथ को भी कम करता है। बिल प्रोफ़ेशनल सोशल ग्रोथ है ही है। तो ये देखिए कैसे एक मुसलमान हर एक चीज़ के लिए नेविगेट, इवन खाने-पीने, ट्रैवल हर एक चीज़ के लिए नेविगेट कर रहा है। मतलब वो अभी अभी हम जब भी बात करते हैं तो हम आस-पास देखते हैं, तो नेविगेट करते हैं अपने आप को कि कहाँ भी बात करना है, कहाँ नहीं, क्या बात करना है। तो एक जो पूरा क्रिएट किया गया इकोसिस्टम, उसमें मुसलमान हर एक चीज़ के लिए नेविगेट कर रहा है। ऐसा नहीं खाली प्रोफ़ेशनली कर रहा है कि उसको सीवी में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। उसको यूट्यूब पे क्या बोलना है, नहीं बोलना है। उसको लिंक में क्या देना है, नहीं कमेंट में क्या करना, मतलब देखिए सोशल मीडिया कितना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, उसके बाद भी मुसलमान वहाँ पे भी नेविगेट कर, वो लिखता है ट्वीट फिर डिलीट करता है 2 मिनट में और उसको फिर चेंज करता है, फिर वर्ड ढूँढता है कि कौन-सा वर्ड यूज़ करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप स्टेटस से लोग ने अपने आप को अवॉइड करने लगे, फेसबुक पे पोस्ट करने से अवॉइड करने लगे, लोग ट्विटर अकाउंट अपना डिलीट करने, डीएक्टिवेट करने लगे। तो ये पूरा एक नैवी, क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि भविष्य भी यही है और प्रेज़ेंट आप इसको आपको डील करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। तो आप लेकिन नेविगेशन का भी एक होता है ना कि कोई कितना, क्योंकि सब में इतनी विल पावर नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस, इतना मोटिवेशन नहीं होता और सबके अराउंड इतने अच्छे लोग भी नहीं होते हैं। कि उसको नेविगेट कर पाएँ सही से। कुछ लोग नेविगेशन में फ़ेल हो जाता है और जो फ़ेल हो जाता है उसको आपने देखा कि उनके केसेस कैसे होते हैं। आपने गंगा द इफ्तार पार्टी वाले में गंगा में देखा, उसके बाद अब बकराइद पे कितने सारे केसेस हैं। तो नेविगेशन में बहुत सारे फ़ेल हो जाते हैं और जो फ़ेल हो जाता है उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। लिंचिंग हो जाती है साइकोलॉजिकली और मेंटली, तमाम तरीके फिज़िकली भी। तो ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है कि नेविगेशन भी करना है, सक्सेसफुल भी होना है, क्योंकि वहाँ जैसे ही फेल हुए आपको, तो एक काइंड ऑफ आप ना पहले जो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी थी, अभी वो नहीं, ब इनसिक्योरिटी ये चीज़ हो गई कि अभी आप कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग, लेकिन बी रेडी वो कॉन्फिडेंस और वो जो विल पावर है वो सब में नहीं है इतना, क्योंकि सब उस माहौल से नहीं आए। कुछ लोग बहुत अच्छे फैमिली से हैं, जहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग, वहाँ बहुत प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन रहा है। तो वो समझ ही नहीं पाते हो क्या रहा है, तो वो एक और रिएक्ट नहीं शायद कर इसमें पाते। तो ये है इसको जो एक एक कल्चरल असर्शन भी है एक तरह का, जो जिसको जो नेविगेबिलिटी के बारे में बात है। एक तो ठीक है कि एक लोग हैं जो हम पंगे नहीं लेना चाहते और हम इससे निकलना चाहते हैं, ठीक है? एक तो रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता एक हुँ। वो भी है जहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं ज़्यादा देखता हूँ शायद अब पहले से, शायद अब पे भी पता नहीं, इसका कोई मेरे पास डेटा नहीं है, कि एक असर्शन है कि मैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर मैं साफ बताता हूँ कि मैं ये हूँ, और आप बताएँ आप इसका क्या करना चाहते हैं। जी। तो देखिए आप जी, सर जैसे जी को मुझे याद है कि सवाल किया। 84 के जब राइट्स हुए थे, तो उसके बाद बहुत सारे मेरे क्लासमेट और जो सिख थे वो अपने बाल कटवा के आए थे, और फिर वो अ, पर उससे वो फिर वो बाहर निकल आए। पर ये जो बात होती है कि वापस फिर वो एक तरह से एक समय पे आके असर्ट करते हैं। जैसे कि हम दिल्ली में ही देख सकते हैं कि जो बिहारी समुदाय था वो
मैं जब 92 में आया था तो कैसा था और अभी कैसा है, मतलब एक उनका एक साफ-साफ हाँ। एक कल्चरल असर्शन दिखलाई पड़ता है। तो वैसे ही क्या हम ऐसा कुछ देखते हैं कि जहाँ पे लोग अब अपनी आइडेंटिटी को लेकर अब है कि ये है, अब जो जैसा है वैसा है, उस तरह का है। उसको नहीं, ये बिल्कुल सही पॉइंट आपने असर्शन का अच्छा पॉइंट, क्योंकि मैं हमारे लोग का बहुत बार डिस्कस भी होता है कि पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि पहले जब हम अपने घर को देते हैं आइडेंटिटी को असर्ट असर्ट करने का इतना ज़्यादा कोई वो नहीं था। लेकिन इसके पीछे एक रीज़न भी है। देखिए, जब आप किसी खतरे में, जैसे होता है ना, जब आपकी आइडेंटिटी खतरे में होती है, तो फिर आप वापस अपने रूट पे जाते हो। आपको लग फिर आप अपने इंट्रोस्पेक्ट करना शुरू करते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है? तो फिर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, कि आप रिलीजियस नहीं हो। आपकी प्रॉब्लम है आप में फेथ नहीं है, बिलीफ उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वज़ह से लोग परेशान करते हैं। तो जैसे कुरान में भी और बहुत सारी जगहों पे कहा जाता है कि जब आप काम नहीं करोगे तो अल्लाह किसी और से भी काम लेगा। तो मुझे लगता है वो जो डर होता है बिलीफ और फेथ कहीं और जो रिलीजियस का होता है, तो आदमी इसलिए वापस वो अपने रूट पे जाना होगा। जैसे आप देखिए, जैसे शेड्यूल कास्ट देख लीजिए। पहले उनको, अब वो खुद अपने आप को टाइटल में तमाम चीज़ें लिखते हैं जो भी जी, यूज़ करते हैं। पहले वो उतना असर्ट नहीं करते थे। तो जब शेड्यूल कास्ट को भी रियलाइज़ है तो उन्होंने भी असर्ट करना शुरू किया कि हम हैं, हम बोलेंगे। उसी तरह मुसलमान भी अगर 90s के पहले देखेंगे इतना असर्टिव नहीं था अपने कल्चरल और चीज़ों को, रिलीजियस को लेके। लेकिन जैसे ही जैसे 1992 हुआ, 93 हुआ, फिर 2002 हुआ, फिर 2013 हुआ, तो उसके बाद ना असर्शन बढ़ता चला गया और ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब जगह दिखती है आपको। रास्तों में भी दिखती है। आप अभी फॉरेन, ऐसा नहीं कि इंडिया में ही दिखती है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी देख लीजिए, कितनी तेज़ी से ये बढ़ा। तो इसके पीछे ये है कि जब आपकी आइडेंटिटी खतरे में होती है तो आप वापस रूट पे जाते हो, इंट्रोस्पेक्ट करते हो, तो असर्शन इस वज़ह से भी बढ़ा है लोगों में। सामुदायिकता बढ़ जाती है, कई कलेक्टिव आइडेंटिटी आप कर लेते हैं कि जी, जैसे आप सिंपल देखिए ना, जैसे हम यहाँ पे क्या होते हैं, हम हिंदू, मुसलमान, शेड्यूल कास्ट तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन जैसे ही गल्फ कंट्री में काम करते हैं तो हम इंडियन हो जाते हैं, ठीक है? तो वही चीज़ यही चीज़ यहाँ पे भी होता है कि जैसे ही कि हम लोगों को खतरा दिखता है तो हम तुरंत मुसलमान हो, अब मुसलमान होने के लिए मुस्लिम विज़िबिलिटी और वो चीज़ें, और ज़ाहिर-सी बात है मुस्लिम देखिए एक सेग्रीगेटेड एरियाज़ में रहता है मेजरली अब, पहले इतना नहीं था। हाँ, तो वो इसकी भी वजह एक से ना आप हाँ, उसकी वजह से ना कल्चरल फ़ॉलो करना और उसको प्रैक्टिस करना थोड़ा ईज़ी हो जाता है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि उनको बाहर निकलना ही निकलना है, तो इसलिए वो थोड़ा-सा अब ज़्यादा पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि पहले मिक्स कॉलोनी में रहते थे। जैसे आपने बताया कि आपके टाइटल में, ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, जो टाइटल में हैं, लेकिन अब आप किसी में नहीं देखेंगे। तो ये असर्शन ही है कहीं काइंड ऑफ कि मैं हूँ तो मैं यही लगाऊँगा, मैं क्यों किसी के कल्चर को फ़ॉलो करूँ? क्योंकि आप ये देखेंगे, जैसे असम में देखेंगे, साउथ में देखेंगे, अगर वो लुंगी पहनते तो सब पहनेंगे, हर पूरी कम्युनिटी के लोग पहनेंगे क्योंकि वो ओरिजिनल था। असम में भी वही था। लेकिन अभी देखिए अब नहीं पहनेंगे। तो ये होता है ना कि जैसे-जैसे आइडेंटिटी खतरे में आ रही है, असर्शन बढ़ता चला जा रहा है और ये बढ़ेगा, ये और तेज़ी से बढ़ेगा। फिर लोग वापस से बियर्ड, स्कल कैप अप तमा और ये चीज़ सब ची मतलब ऐसा नहीं मुसलमानों में भी है, हर जैसे आपने बताया सिख में भी है और शेड्यूल कास्ट में भी है, तो मुसलमानों में भी असर्शन जैसे ही आपके खतरे में आती है, आपका अलर्ट हो जाता है कि अब हमको वापस जाना पड़ेगा अपने रूट रिलीजियस पे, क्योंकि वही मुझे बचाएगा। तो फेथ और बिलीफ वो बढ़ता नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, लेकिन उसमें एक्चुअल में होता नहीं, वो हॉलो होता है पूरा का पूरा। बहुत-बहुत शुक्रिया इफ्तिख़ार इस बातचीत के लिए। मेरे ख़्याल से ये काफ़ी दिलचस्प और काफ़ी ज़रूरी बातचीत थी। मेरे ख़्याल से मैं बहुत इस बात को लेकर अच्छा ही लगा कि आप इस पे काम कर रहे हैं और इस पे और मुझे लगता है कि और अधिक इसमें से इंडिकेटर्स डेटा निकल कर आना चाहिए ताकि हम इस बात को देख सकें खुली आँखों से, जो कि हम में से बहुत सारे लोगों ने इस पे जो आँखें बंद कर रखी हैं, हम उसको साफ-साफ देखना शायद नहीं चाहते हैं। पर तो जब हम उसको देखते हैं, उसकी उसकी रोशनी में देखते हैं तो शायद हमें समझ समझ में आता है कि अ, इसके इसको देखे बिना हम इस देश को, इस मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। ये बहुत साफ-सी बात है और वो दिखलाई पड़ रहा है कि अब कि वो उस तरह से चल नहीं पा रहा। हाँ जी। बस एक पॉइंट इसमें ऐड कर देखने, जैसे ना मैं बहुत सारे इश्यूज़ पे, जैसे मुसलमानों की मेंटल हेल्थ, अगर आप ये भी देखेंगे ना, तो इसमें प्रॉब्लम ये है, अगर हम दिखाना भी चाहते हैं तो लेकिन बहुत सारे लोग दिखाने देना नहीं चाहते। जैसे वो पब्लिश नहीं करते या तो फिर इंटरव्यू, मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया और आप भी जानते हैं जब एक मुस्लिम मुस्लिम इश्यूज़ पे लिखता है तो उसके लिए कितने ही पोर्टल हैं। जहाँ वो पब्लिश कर सकता है। कुछ ही हैं जो जाने-पहचाने हैं, बाकी को कोई नहीं कर सकता और करता भी, वो भी बहुत स्पेसिफिक होते हैं, अपने वेबसाइट को लेके। तो इसलिए ना वो जो जैसे दिखाने की कोशिश तो होती है, मुझे लगता है कि जब 2022 में मैंने वायर के लिए लिखा कि
कैसे सेग्रीगेशन मेंटल हेल्थ को अफ़ेक्ट करता है, ये चीज़ें नहीं समझ में आती। जी, कि सेग्रीगेशन भी अपने आप जब जैसे आपने बताया ना स्कूल के बच्चे, अब उनको पार्क नहीं मिल रहा है, तो अब एक बिना वेंटिलेटेड हाउस में रहते हैं, तो विटामिन डी की कमी और उसके बाद वेंटिलेशन है नहीं, पॉल्यूटेड वाटर है, तो तमाम चीज़ें कैसे उनके मेंटल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है। तो वही चीज़ है ना, अगर दिखाना भी चाहते हैं, तो फिर दिखाने देने लायक प्लेटफ़ॉर्म भी तो होना चाहिए, जो बिल्कुल, बहुत कम है, बहुत रेयर के साथ और सब वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। बिल्कुल। तो इस बातचीत को भी यहाँ खत्म करते हैं, हम लोग आगे भी इस बारे में बात करना चाहेंगे। आपको मैं देखूँगा कि इसमें और जितने भी टॉकिंग पॉइंट्स निकलते हैं, जो ये बहुत ज़रूरी है और ख़ास तौर पे हिंदी में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि बिल्कुल। हम सारी जो चुनौतियाँ जो देख रहे हैं इस मुल्क की, सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि वो हिंदी पट्टी की है। जी, और वहाँ पे अगर हम बातचीत को थोड़ा-सा आगे बढ़ा पाएँगे, थोड़ा-सा सोच पाएँगे, समझ पे एक साझा समझ बना पाएँगे, तो शायद बेहतर होगा हम सबके लिए और इस देश के लिए जी, भी। तो दर्शकों, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इफ्तिख़ार साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। अ, लिखते रहिए और ये एक मेरे ख़्याल से ज़रूरी बात भी है, जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी जिसको हम लोग कहते हैं। तो जी, और आपको ये बातचीत अगर अच्छी लगी तो इसको इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस कार्यक्रम को लाइक करिए, शेयर करिए, इस बारे में बात करिए और इस बारे में सोचिए कि जब आप जी, गुज़रते हैं बाज़ार में, स्कूल के बाहर बच्चों को देखते हैं, तो आपको कैसा लगता है? आपको कैसा हिंदुस्तान चाहिए था? बहुत-बहुत हुँ, शुक्रिया। अपना ख़्याल रखिए। जी। नमस्कार। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके चैनल को और नीतीश आपका भी और ऑडियंस के भी आपका भी और होपफुली लोग इसको पसंद करेंगे और अपनी ज़िंदगी में भी लाने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया, मच। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। जी, नमस्कार। ओके। आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर आज की ताजा खबर आओ काका जी इधर आओ मामा जी इधर सुनो दुनिया की खबर